सीतापुर गांव में जगत नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जगत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। जगत हमेशा अपने काम से बहुत ही खुश रहता था। जगत के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। जगत गांव के जमींदार के पास लकड़ी काटने का काम किया करता था। लकड़ी काटने के बदले जमींदार जगत को पैसे दिया करता था। इन्हीं पैसों से जगत की पत्नी और बच्चों का लालन पालन होता था। सरिता, आज मैं काम पर जा रहा हूँ। बहुत लेट हो गया है, इसलिए तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन बच्चे पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर उनके स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना बच्चों के स्कूल की फीस। हाँ जी, कहाँ से दे आओ स्कूल की फीस? है जी, आप जो तनख्वाह लाते हैं उससे मुश्किल से घर खर्चे किसी तरीके से चल पाता है। अब उसमें से ही मैं बच्चों की फीस कैसे दे पाऊँ? अजी, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ता जा रहा है। आप जमींदार से अपनी तनख्वाह कुछ बढ़ाने के लिए कहिए। बाजार में सब्जी खरीदने जाओ तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च, सब कुछ इतने कम तनख्वाह में कैसे होगा? इतना कहकर जगत काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है, लेकिन यह सेठ जरूर कोई न कोई लोचा करेगा। यह हमें पगार कभी भी समय पर दे ही नहीं सकता है। कोई न कोई बहाना बनाकर हमारी पगार ये कम कर देता है। और पिछली बार तो इसने मेरी आधी पगार काट दी थी, यह कहकर कि जो तुमने पिछली बार मुझसे 200 रुपए लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट कर तुम्हें पगार दे रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम ठीक कह रहे हो। यह सेठ लालचंद एक नंबर का लालची और कंजूस व्यक्ति है। एक तो काम हमसे दुगना ले लेता है और पगार हमें बिल्कुल भी नहीं देता। हाँ भाई, यही काम पिछली बार सेठ ने मेरे साथ भी किया था। मैंने पिछले महीने अपनी बिटिया के बीमार होने पर केवल 2 छुट्टी ली थी, तो सेठ ने मेरी पगार काट ली थी। हे भगवान, इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दे, मुझे बच्चों की फीस भी भरनी है। फिर सभी लकड़हारे काम पर लग जाते हैं और काम समाप्त होने के बाद सभी अपनी पगार लेने के लिए सेठ लालचंद के पास चले जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक जब माल चला जाएगा तो तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमें हमारे बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का सामान भी लाना है। हमारा जीवन यापन कैसे हो पाएगा इस प्रकार? अरे, मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? अभी सेठ जी ने कोई पगार नहीं दिया है। अगले 2 दिनों में सेठ जी पगार हमें दे देंगे। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। इनके स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस लेकर नहीं आए तो इन्हें घर पे ही बिठा लेना, इन्हें स्कूल मत भेजना। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है, जब पगार देना होता है तो सेठ लालचंद कोई न कोई बहाने देकर 2-3 दिनों के लिए जरूर टाल देता है। अब तो हम इंतजार के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम बच्चों की फीस जमा कर देंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं।
2 दिन के बाद सेठ लालचंद सभी को पगार देता है। हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो केवल 2000 रुपए है। इस महीने तो मैंने 3000 रुपए का काम किया था। हाँ, तुमने काम तो किया है, लेकिन 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। लेकिन सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे के इस महीने 3000 रुपए मिलेंगे, तो मैंने 8 घंटे काम तो किया था। मैंने 8 घंटे काम किए और 1 घंटे आराम किया था। सेठ जी, मुझे 3000 रुपए मिलनी चाहिए मेरी पगार। हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 ले रख, अगर पैसे चाहिए तो, और अगर पैसे नहीं चाहिए तो किसी और के यहाँ जाके काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये ना तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 रुपए क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी नहीं की, ना तो मैंने कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा समय सिर्फ काम पे लगाया है। हाँ, तुमने काम समय पर तो किया है, लेकिन इस समय लकड़ियों का दाम बाजार में बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हारे पगार में से 500 रुपए कट हो गए हैं, जब तक कि लकड़ियों का दाम न बढ़ जाए। पर सेठ जी, बात तो 3000 रुपए की हुई थी ना। अब 2500 रुपए में अपना घर कैसे चला पाऊंगा? मुझे बच्चों की फीस भी तो भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और जाकर काम ढूंढे। बेचारे जगत के पास उन पैसे को लेने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की इसे किसी न किसी दिन हाय जरूर लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते हैं। वह हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। हमें उन्हें ऐसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अरे काहे का अन्नदाता? वह काम के हमें पूरे पैसे भी नहीं देता है। पूरे महीने काम करने के बाद वह हमें सिर्फ 2000 रुपए देता है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो हम कभी उन्नति ही नहीं कर सकते। हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी कहाँ है? हम कोई काम धंधा करना भी चाहे तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हमारे पास तो यह केवल सेठ लालचंद ही है जिसके यहाँ हम काम करके अपनी रोजी रोटी काम चला सकते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? इस बार कितनी पगार मिली है? सरिता, इस बार सेठ जी ने केवल 2500 रुपए ही पगार दी है। बस 2500 रुपए? इतने में कैसे घर चलेगा? 1000 रुपए तो बच्चों के फीस में ही पे निकल जाएंगे। फिर 1500 रुपए में हम क्या क्या करेंगे? इतने पैसों में ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। पहले तुम कल सबसे पहले बच्चों के फीस भर देना, इसके बाद मैं बाकी का देखता हूँ। अजी, तुम क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे, देख लेंगे। मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। तो सेठ जी ने कहा, ये पैसे लेना है तो लो, वरना कहीं और जाके काम ढूंढ लो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद मैं कोई और दूसरा काम भी ढूंढ लूं। सेठ जी के घर से काम करने के बाद मैं कोई और दूसरा काम करूंगा तो इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और घर खर्च आसानी से चल पाएगा। आज ही मैं सेठ जी के घर से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। जैसा कि सेठ जी के घर से काम समाप्त करने के बाद जगत दूसरा काम ढूंढने के लिए गांव में चला जाता है। जगत हर जगह गांव में जाकर काम ढूंढता है और दुकानों दुकानों पर जाकर सबसे काम मांगता है, लेकिन जगत को हर जगह से निराशा ही मिलती है। जगत को दूसरा कोई काम नहीं मिला। जगत निराश होकर अपने घर की तरफ लौटने लगता है। तभी
जगत की दृष्टि पड़ती है कि उसकी तरफ एक भैंसों का बड़ा सा झुंड दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर जगत घबरा सा जाता है। वह इधर उधर दिखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। जगत गुफा में भागकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से भाग जाता है तो जगत की जान में जान आती है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे आज तो बचा लिया, वरना मैं इन भैंसों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता। जगत की दृष्टि गुफा पे रखी एक टोकरी पर पड़ती है। जगत उस टोकरी के पास चला जाता है। अरे, यह कैसी गुफा है और इसमें यह कैसी टोकरी इसमें पड़ी हुई है? इस टोकरी को मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। जगत जैसे उस टोकरी को उठाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर जगत एकदम से पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक जिन प्रकट होता है और वह जगत से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि यह गुफा आपकी है। मेरे सामने एक भैंसों का झुंड आ गया था। उन्हीं भैंसों के झुंड से बचने के लिए मैं इस गुफा में आ गया था। मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता और यहाँ पे टोकरी ऐसे ही पड़ी हुई है, इसलिए मैं इस टोकरी को लेकर जाने के लिए सोच रहा था। जगत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी दृष्टि जिस व्यक्ति पे पड़ जाती है, मैं उसका सारा इतिहास जान लेता हूँ। पर आप हैं कौन? आप इतना विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप हमको अपना परिचय दीजिए। मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता तुम इस गुफा में कभी न घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए हो और इस टोकरी को छू पाए हो। अब तुम इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हो गई है। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। डरो मत जगत, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सभी व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी किया करती थी? हाँ, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। इस टोकरी को तुम ले जा सकते हो और इस टोकरी की मदद से अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। और एक बात याद रखना, जो कुछ भी तुम इस टोकरी में डालोगे वो चीज तुम्हें बार बार डालनी होगी। इसके अलावा अगर तुम कुछ और भी इस टोकरी में डालोगे तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। मेरी यह बात हमेशा याद रखना और बिना लालच के सोच समझ के ही इस टोकरी का प्रयोग करना। इसमें वह सामान ही डालना, इसमें वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। जगत टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सरिता, ये देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? एक टोकरी ही तो लेकर आए हो। आप तो काम की तलाश पर गए थे ना, तो कोई दूसरा काम नहीं मिला? अरे नहीं सरिता, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। जगत सरिता को अपने साथ घटी हुई दिन भर की सारी घटना बता देता है। अच्छा, तो आपका कहना है इस टोकरी में हमें वह सामान डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें सोच समझ के ही इसमें कोई सामान डालनी होगी। जगत कुछ देर सोचता है, फिर जगत को उन लकड़ियों के विषय में याद आता है जो एक बार उसने सरिता को रखने के लिए दिया था। सरिता, याद है एक बार जब मैं जंगलों में लकड़ियाँ काटने गया था तो तुम्हें एक छोटी सी चंदन की लकड़ी लाकर दिया था? हाँ, दी तो थी। तो तुम वो लकड़ी लेकर आओ।
हम उस चंदन की लकड़ी को ही इस टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से ही हम अपना एक व्यापार स्टार्ट करेंगे। सरिता चंदन की लकड़ी को लेकर आती है और उस टोकरी में डाल देती है। जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में जाती है, पूरी की पूरी टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर जाती है। अरे यह तो चमत्कार ही हो गया। चंदन की लकड़ी डालते ही पूरी की पूरी टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। यह देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इन लकड़ियों को बेचेंगे तो इससे हमें काफी अधिक पैसे मिलेंगे। हाँ सरिता, तुम ठीक कह रही हो। मैं इसको कल जाकर बाजार में बेच आऊंगा और इनको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख देंगे जो हमारे घर खर्च में हमारी मदद करेंगे। अगले दिन जगत लालचंद सेठ के घर काम पे न जाकर बाजार में लकड़ियों को बेचने चला जाता है। बाजार में जगत ने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों पे बेचा, जिस वजह से साधारण लोगों के साथ साथ कुछ जमींदार और अमीर लोगों ने भी खूब जमकर चंदन की लकड़ियों की खरीदारी की। लकड़ियों को बेचकर जगत को काफी ज्यादा पैसे मिले। पैसों को लेकर जगत घर आ जाता है। उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इन पैसों से कल तुम बच्चों के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास यह तो जादुई टोकरी है। अब आपको सेठ लालचंद के पास काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ पे बाकी जो बचे हुए लकड़हारे काम कर रहे हैं उनको यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ कि मुझे एक जादुई टोकरी मिल गई है। इसी के विषय में उन्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वो बेचारे लकड़हारे भी परेशान हैं। उन्हें भी सेठ लालचंद सही से पगार नहीं देता है। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों न मैं उन सभी का भी भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं और वे सभी भी बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने उन्हें कभी भी उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों न मैं उन लोगों को भी अपने इस काम में शामिल करूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह जगत बाकी लकड़हारों के पास जाता है और उन्हें जादुई टोकरी के विषय में पूरी बात बताता है। देखो भाई लोग, अगर तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तुम्हें उस सेठ लालचंद से ज्यादा पैसा दिया करूंगा और हम सभी मिलकर मेहनत से काम किया करेंगे और मुनाफा भी बराबर में बांट लिया करेंगे। सभी जगत की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन सभी जगत के साथ काम में लग जाते हैं। सभी लकड़हारे मिलकर चंदन की लकड़ियां बेचने बाजार में चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ लालचंद देखता है कि कोई भी लकड़हारा उसके घर काम पर नहीं आ रहा है। सेठ लालचंद अपने नौकर से पूछता है, अरे धनिया, ये सारे लकड़हारे कहाँ मर गए? कोई काम पर क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सारा काम कितना फैला हुआ है, ये सारे कहाँ चले गए? कहीं ये सारे काम तो नहीं छोड़ दिए? सेठ जी, मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ पता नहीं है तो जाके गांव में पता कर और मुझे लाके बता। इस प्रकार सेठ लालचंद के कहने पर धनिया बाकी सभी लकड़हारों पर नजर रखने लगता है। क्या उन सभी लकड़हारों ने अपना काम खोल लिया है? लेकिन उन गरीब लकड़हारों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने अपना काम खोल लिया है? मुझे यह पता करना ही पड़ेगा कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। धनिया, तू यह काम कर, सभी लकड़हारों पर नजर रख। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सभी बातें मुझे आकर बता। तभी एक रात में धनिया देखता है कि जगत एक टोकरी में एक
छोटी सी चंदन की लकड़ी डालता है और कुछ ही देर में पूरी की पूरी टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर जाती है। यह देखकर धनिया हैरान रह जाता है। सेठ लालचंद के पास जाकर धनिया पूरी बात बता देता है। अच्छा, ये बात है। लगता है जगत के हाथ कोई जादुई टोकरी लग गई है और वह जगत को खूब ढेर सारी चंदन की लकड़ियां दे रही है और ये लकड़ियां बेचकर ही सारे लकड़हारे धनी होते जा रहे हैं और काम पर नहीं आ रहे हैं। अब मुझे वह टोकरी हासिल करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं जगत के घर जाना चाहता हूँ। मैं एक बार जगत से जरूर मिलूंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह सेठ लालचंद जगत के घर जाता है। जगत, क्या हुआ? कई दिनों से तुम काम पर नहीं आ रहे हो। सेठ, मैंने अपना काम खोल लिया है तो मैं वही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ काम पर नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो बता, तूने अपना काम खोला कैसे और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सेठ जी, हमने कुछ पैसे बचा रखे थे, उन्हीं पैसों से हमने अपना कारोबार खोला है। ये जगत बहुत चालाक है। लगता है ये हमें अपनी जादुई टोकरी के बारे में नहीं बताएगा। हमें टोकरी चुरानी ही पड़ेगी। इस प्रकार रात में सेठ लालचंद जगत के घर जाता है और टोकरी को चुराकर अपने घर चला आता है। ओ बिरजू, तुमने सही से देखा था ना? इस टोकरी में जो भी चीज डालो उस चीज से यह टोकरी पूरी भर जाती है। हाँ, मैंने यही देखा था। अच्छा, तो तू यहीं रुक, मैं कुछ लेकर आता हूँ और इसमें डालता हूँ। सेठ लालचंद आता है और टोकरी में सोने का सिक्का डालता है। जैसे ही सेठ लालचंद टोकरी में सोने का सिक्का डालता है, वैसे ही सेठ लालचंद के ऊपर खूब ढेर सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। उन पत्थरों की बारिश से चोटिल होकर सेठ लालचंद गिर जाता है। पत्थरों की चोट से सेठ लालचंद घायल हो जाता है और वह वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। यह देखकर धनिया वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो जगत अपने घर में उस टोकरी को ढूंढने लगता है। सरिता, सरिता, तुमने देखा है वो टोकरी कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई, अभी यही तो रखी थी। टोकरी अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा तो नहीं किसी ने हमारी टोकरी को चुरा लिया है? अभी तो हमने ठीक से व्यापार चालू भी नहीं किया था कि वह टोकरी चोरी हो गई। अब हमारा कारोबार कैसे चलेगा? जगत और सरिता बात कर ही रहे थे, तभी वह जादुई जिन सरिता और जगत के घर में प्रकट हो जाता है। जिन के हाथ में वही जादुई टोकरी थी। जगत, ये तो अपनी जादुई टोकरी, इस टोकरी को सेठ लालचंद ने चुरा लिया था और इस टोकरी को चुराने का दर्द सेठ लालचंद को मिल चुका है। अब तुम ये लो अपनी टोकरी। अब सेठ लालचंद इस टोकरी को दोबारा चुराने की हिम्मत नहीं करेगी। जगत इस टोकरी की मदद से दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति किया और अपने बाकी सभी लकड़हारे दोस्तों की भी खूब मदद किया। सभी लकड़हारों की जिंदगी काफी सुधर गई थी। सभी लकड़हारे अब एक व्यापारी बन चुके थे और सभी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे।